नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और इस वाले सेशन के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति, जिसका चार प्रकार जो थे हमने पढ़ लिए थे। काव्य पाठ हमने पिछले सेशन में पढ़ लिया था, संवाद कौशल पढ़ लिया था, उसके बाद हमने वाद विवाद पढ़ लिया था और वाद विवाद के बाद में हमने भाषण पढ़ लिया था। इनको समझा दिया था मैंने। चलिए, इस वाले सेशन के अंतर्गत कुछ और जो 3-4 आपके बचे हुए हैं संवाद कौशल के या मौखिक अभिव्यक्ति के, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। अब हम चलते हैं समाचार वाचन में। आपका है समाचार वाचन। मैं पहले सारे लिख देता हूं। समाचार वाचन एक साथ सबको बता देंगे। समाचार वाचन का यहां लिख देंगे। दूसरा हमारा इसके अंदर है चित्र या घटना का वर्णन। दूसरा प्रकार है आपका। तीसरा आपका दे रखा है साक्षात्कार। चौथा आपका है इसके अंदर कहानी। घटना का वर्णन। और अंत में आपका है कहना, कहानी। और अंत में आशु भाषण। देखिए, इन सभी का अध्ययन करते हैं एक साथ। तो सबसे पहले चलते हैं हम समाचार वाचन के अंतर्गत, यानी कि समाचार वाचन होता क्या है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, समाचार वाचन के अंतर्गत क्या होता है, आप टीवी देखते होंगे और टीवी से पहले आपने रेडियो में समाचार सुनते होंगे। वहाँ पर एक व्यक्ति या एक महिला बैठ कर के समाचार पढ़ते हैं। अब समाचार पढ़ते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो समाचार वाचन में जाती है वो है स्पष्ट उच्चारण। यानी कि जब हम समाचारों का उच्चारण करें, समाचार पढ़ें, तो आपके शब्द बिल्कुल स्पष्ट उच्चारित होने चाहिए। यदि वो स्पष्ट उच्चारित नहीं होते हैं तो दर्शक उसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहली शर्त है समाचार वाचन की कि आपको समाचार वाचन करते समय स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है संक्षिप्त वाक्य। अब संक्षिप्त वाक्य वो समझाता हूं। देखिए, जब आप समाचार पढ़ते हैं और यदि आपने समाचार पढ़ते समय लंबे लंबे वाक्य बोलना प्रारंभ कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो दर्शक है, जो आपको सुन रहा है आपके समाचार को, वो बोर हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, आप छोटे छोटे धारा प्रवाह के साथ में छोटे छोटे वाक्य बोले। जब आप छोटे वाक्य बोलते हैं तो उनका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर अधिक और गहरा पड़ता है। तो छोटे छोटे वाक्य का होना समाचार वाचन में बहुत जरूरी है। ओके। तीसरा बात है गति का ध्यान रखें। अब मैंने ऊपर बोला स्पष्ट उच्चारण। अब स्पष्ट उच्चारण के लिए करना क्या चाहिए, गति का ध्यान रखें। गति मतलब स्पीड, यानी कि जब आप बोल रहे हैं तो बोलते समय गैप कहां पर आना चाहिए। अब गति का ध्यान कैसे रखेंगे, विराम चिन्हों का कहां प्रयोग करना है बोलते समय। जैसे आपको लगता है कि हम बात कर रहे हैं देश की प्रधानमंत्री के बारे में, तो हम ऐसे बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब यदि आपने इस प्रकार से उच्चारण में गति में गैप दिया और रुके, पॉज लिया, बीच बीच में रुके, तो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर बहुत अधिक होगा। और यदि आप एक फ्लो में एक लगातार बोल जाएंगे तो उसका प्रभाव कम नजर आता है। जैसे मैंने बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, तो प्रभाव कम दिखा। तो समाचार पढ़ते समय इस प्रकार की गति का ध्यान रखना आवश्यक है। फिर आगे आपका
यानी कि आप जो भी बोल रहे हैं वो विषय के अनुसार ही बोलना चाहिए। अभी आपका समाचार पत्र में, समाचारों में विषय है आपका भारत की अर्थव्यवस्था। अब आपको जो भी उदाहरण देने हैं, जो भी तथ्य प्रस्तुत करने हैं, वो सभी तथ्य विषय के अनुसार यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े होने चाहिए। ये बात बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्या होता है कि समाचार पत्र बोलते बोलते हम एक विषय से दूसरे विषय में घुस जाते हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो जो दर्शक है, जो आपको सुन रहे हैं, वो विषय को समझ नहीं पाएंगे, वो भटक जाएंगे विषय से। तो ऐसी स्थिति में समाचार पत्र के अंतर्गत विषय के अनुसार बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अनावश्यक भाव भंगिमा से बचे। अनावश्यक भाव भंगिमा का मतलब है कि यदि आपका विषय जिस भाव से जुड़ा हुआ है, आपके चेहरे पर सामान्य तरीके से उसी प्रकार के भाव आने चाहिए। अब आप एक गंभीर विषय रख रहे हो और आपके चेहरे पर जो भाव है वो हंसी मजाक के हैं, तो वो गंभीरता का जो विषय है वो हंसी मजाक का विषय बन जाता है। ऐसे समय में जब आप विचार रखें तो आपका जो चेहरा है उसके भाव सीमित और विषय के अनुसार ही होने चाहिए। बहुत अधिक भाव भंगिमा दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो भी आप विषय चुन रहे हैं वो विषय ज्ञानवर्धक हो। ज्ञानवर्धक का मतलब नॉलेजेबल हो। आपके समाचारों को सुनकर के सामने वाले को कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे विषय चुने समाचार वाचन के अंतर्गत जिससे सामने वाले को फायदा। तो ये हमने बात कर ली है समाचार वाचन की, कि समाचार वाचन करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं चित्र व घटना का वर्णन। अब आपके सामने एक चित्र लगा हुआ है या कोई घटना घट गई, उसके बारे में आपको बोलना है, तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, पहली चीज, चाहे आप एक चित्र का वर्णन कर रहे हैं, चाहे आप एक घटना का वर्णन कर रहे हैं, आपको क्रम के अनुसार ही बोलना है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आप एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि आपके घर के पड़ोस में एक बच्चा साइकिल से जा रहा था और उसका एक दुर्घटना के अंतर्गत एक टांग टूट गई, ये घटना है। अब आप घटना का क्रम के अनुसार वर्णन नहीं करके बोल रहे हैं कि उसकी टांग टूट गई, वो सड़क पे जा रहा था, घर से निकला था, तो क्रम नहीं हुआ ना। क्रम नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो क्रम के अनुसार ही विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार से चित्र में भी है। चित्र में जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पहले उसके बारे में वर्णन करें, फिर आगे बढ़िए, फिर ये वर्णन करिए। तो आपको चित्र में के अकॉर्डिंग भी क्रम का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है चित्र को करते समय मनोरंजक व रुचिकर। रुचिकर हो यानी कि आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा के अंतर्गत इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए। सामने वाले को वो रोचक लगना चाहिए, उत्सुक करने वाला होना चाहिए। चित्र के अंतर्गत आप जब वर्णन करो, मुझे चित्र में एक चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया के 2 पंख हैं, चिड़िया अब उड़ रही है, आसमान से बादल से बारिश हो रही है, चारों तरफ का मौसम सुहाना, इस प्रकार से बोलेंगे तो रोचक। अब इसी बात को रोचक कैसे करेंगे? चिड़िया की चहचहाट के बीच में आसमान से जिस प्रकार से नन्ही नन्ही बूंदे बादलों से निकल करके धरती पर आ रही है, मन को प्रसन्न करने वाला यह मन भावन मौसम वाकई सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। तो जब आप इस प्रकार से रुचिकर करके आप अपने विचारों को, चित्रों का वर्णन करेंगे तो वो ज्यादा सामने वाले को प्रभावित करने वाला होगा। देखिए, ये पॉइंट यहां से ले लेते हैं। संक्षिप्त वाक्य।
होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों में आप वर्णन करें। गति का बहुत विशेष ध्यान रखें, चौथा पॉइंट यही है, गति का बहुत विशेष ध्यान रखना है। विषय के अनुसार ही बोले, यही विषय इसके अंतर्गत आ जाएगा। अनावश्यक भाव भंगिमा दिखाने की यहाँ पर भी आवश्यकता नहीं है ना। ये 4 बातें हम समाचार पत्र में भी फॉलो करते हैं और चित्र व घटना का वर्णन करते समय भी हमको इनका अनुकरण करने की आवश्यकता है। ओके, व्यक्तिगत अनुभव 7वां पॉइंट है। उस चित्र में, उस घटना से जुड़ी हुई आपके जो व्यक्तिगत, जो आपने देखा, जो आप चित्र को देख करके महसूस कर रहे हो, उसके बारे में भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसके अंतर्गत, अनावश्यक विस्तार से बचें। यानी कि बिना कारण के आपको एक ही विषय को बहुत लंबे समय तक नहीं बोलना, वरना वो नीरस हो जाता है, वो उबाऊ हो जाता है, वो बोरिंग हो जाता है। कम शब्दों में अच्छी बातों को कहने का कौशल ही होना चाहिए। ये चित्र व घटना के अंतर्गत भी आता है, समाचार पत्र में भी आता है। ठीक है, तो चलिए 2 भाग हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं हमारे बहुत महत्वपूर्ण विषय साक्षात्कार। सबसे पहले तो समझिए साक्षात्कार होता क्या है। कि एक व्यक्ति से आप प्रश्न उत्तर जो करते हो और वो उत्तर देता रहता है, तो उसका, जैसे हम अमिताभ बच्चन आए आपके विद्यालय में, आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो, साक्षात्कार कर रहे हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिपोर्टर, संवाददाता नरेंद्र मोदी का या फिर इंदिरा गांधी का या फिर राजीव गांधी का या अशोक गहलोत का, तो इन बड़े बड़े व्यक्तियों का जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू कैसे बोलना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इस प्रकार के लिए हमको कुछ बातें हैं। पहली बात, आत्मविश्वास, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हमको अपनी बातें रखनी चाहिए। यदि आपके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी है तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आप जो है अपने विचारों को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें एक अच्छे शब्दों का प्रयोग और विनम्रता का भाव होना चाहिए। अकड़ करके प्रश्न नहीं करना है। अभी रिसेंटली घटना, अभी हाल ही में घटना घटित हुई जहां पर प्रणब मुखर्जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। प्रणब मुखर्जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया, पर जैसे ही प्रणब मुखर्जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया, वो बीच बीच में बोलने लग गया। तो प्रणब मुखर्जी ने उनको डांटा कि यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी बात को सुनिए। तो जब, याद रखिए, जब साक्षात्कार करें तो सामने वाले की बातों को बीच में काटने की आवश्यकता नहीं है और विनम्रता के साथ, सहजता के साथ अपने प्रश्नों को रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न या उत्तर देते समय जल्दबाजी न करें। कहने का मतलब है यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर देना है या आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपका साक्षात्कार चल रहा है, तो उत्तर बहुत सोच समझ के तसल्ली से दें। जल्दबाजी में यदि उत्तर दोगे तो या तो उत्तर गलत हो जाएगा या आप जो बोलना चाहोगे वो बोल नहीं पाओगे। और यदि आप जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हो तो आपके आत्मविश्वास की कमी वहां दिखाई देती है। और बहुत अधिक भाव भंगिमा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर छोटी बातें जो बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसमें आएगा, संक्षिप्त छोटे छोटे वाक्य में उत्तर दें। गति का विशेष इसमें भी ध्यान रखें। विषय के अनुसार ही बोलना है, जो प्रश्न दिया जा रहा है उसी का उत्तर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नानुसार ही उत्तर दें। अब आपसे प्रश्न पूछा गया खेल पर, आप बात कर रहे हो भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो वहां पर वो उत्तर ही मैच नहीं कर रहा। ऐसे में आपका साक्षात्कार सही नहीं हो पाएगा। तो ये बातें हैं जो आपको साक्षात्कार करते समय याद रखने की आवश्यकता है। एक और 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य रखें, पेशेंस बना करके रखें, गैप लगाएं बोलते समय और सुनते समय भी।
ओके, वेशभूषा और भाव भंगिमा ये दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यानी कि आपकी जो वेशभूषा हो वो फॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट में जाकर के इंटरव्यू देकर के आ गए। सफेद शर्ट होनी चाहिए, ब्लैक काली पैंट होनी चाहिए, टाई होना चाहिए, है ना। या तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू कोट पहन लीजिए। तो आपको विषय के अनुसार ही अपने कपड़ों का निर्धारण करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं भाव भंगिमा। भाव भंगिमा का मतलब है कि जब आप अपने विचार रखें साक्षात्कार में तो बोलते समय भावों का उतार चढ़ाव आना चाहिए। आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आप नहीं देना चाहते, आप अचानक गुस्से में आ गए, तो वो भाव नहीं दिखने चाहिए। तब भी आपको तसल्ली से के साथ में, शांति के साथ में उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये हमारा हो गया साक्षात्कार वाला बिंदु। अब हम चलते हैं कहानी वाले बिंदु पर। अब कहानी बोलते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, पहली चीज है श्रोतानुसार। कहानी उसी प्रकार की चुने जिससे श्रोता सुनना चाहते हैं। अब आप महसूस करिए कि आपके सामने जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, वो बूढ़े बड़े लोग हैं और आप उनके सामने कार्टून से जुड़ी हुई कोई कहानी बता रहे हो तो उनको वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनको उसमें आनंद ही नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में यदि पौराणिक कहानी उनके सामने बताते हैं, आपने प्रहलाद की कोई कहानी बताई, आपने ध्रुव की कोई कहानी बताई, आपने भगवान राम से जुड़ी हुई कोई कहानी बताई, आपने कृष्ण के बारे में कुछ कहा, तो उनको अच्छा लगेगा। अब बच्चों के सामने यदि आप ऐसी कोई कहानी बता रहे हैं जिनसे बच्चों का कोई मतलब ही नहीं है, तो बच्चे उबाऊ हो जाएंगे। उस समय उनको बताएं कार्टून से जुड़ी हुई कोई कहानी, छोटे स्तर की कहानी, है ना, भगवान राम के बचपन की कहानियाँ, कृष्ण भगवान ने बचपन में क्या किया, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानियाँ, ये यदि बच्चों को हम सुनाएंगे तो बच्चों को वहाँ पर आनंद आएगा। तो श्रोता के अनुसार आपकी कहानी का होना बहुत जरूरी है, जो पहली बात है। दूसरा, क्रमानुसार, ये महत्वपूर्ण पक्ष है इसका। क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप कहानी जैसे घटना घटी है वैसे ही नहीं बताओगे, क्रम का ध्यान नहीं रखोगे, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि कहानी लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। पहले ये हुआ, फिर बाद में ये हुआ, इस चीज का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है उतार चढ़ाव का ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक बात महसूस की होगी कि जब आप अपने दादा दादी से, पापा मम्मी से या नाना नानी से कोई कहानी सुनते हो तो आप बोलते हो हमें भूत की कहानी सुनाओ। तो वो क्या करते हैं, उतार चढ़ाव के साथ, भाव भंगिमाओं के साथ आपको जब वो कहानी सुनाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आसपास में भूत है ना। तो वो उतार चढ़ाव दिखाते हैं, अपनी भाव भंगिमा दिखाते हैं, तो इससे जो सुनने वाला है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उतार चढ़ाव का ध्यान रखें जब आप अपनी कहानी सुना रहे हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए इसके अंतर्गत अब आप मान लो कि आप छोटे बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हो, तो कहानी के अंत में उस कहानी से क्या शिक्षा मिली, ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी का मूल उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ही है। ऐसे में यदि आप शिक्षा के विषय में बात नहीं करोगे तो उस कहानी को कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बातें, इसके अलावा ये महत्वपूर्ण बातें, संक्षिप्त वाक्य हो, गति का ध्यान रखें, विषय अनुसार ये कहानी हो, ये बातें इसमें भी फॉलो हो जाती हैं। अब हम चलते हैं, हमारा अंतिम भाग वो है आशु भाषण। वैसे तो आपको मैंने भाषण के विषय में बता दिया था, परंतु आशु भाषण और भाषण में अंतर है। भाषण क्या होता है कि आपको भाषण के विषय में जो विषय दिया गया है वो आपको पहले से ही बता दिया जाता है, परंतु जब हम बात करते हैं आशु भाषण की, तो आशु भाषण करते समय
छात्र को, विद्यार्थी को, कोई भी व्यक्ति जिसको आशु भाषण देना है उसको मंच पर तुरंत ही कोई विषय मिलता है, यानी कि तुरंत देने वाला भाषण होता है। आपको जो विषय मिलता है वो सामने मिलता है आपके, और आपको उसी समय उन्हीं के सामने उस विषय पर अपने विचार रखने होते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि आशु भाषण क्या होता है। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है, धैर्य व आत्मविश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास ऐसा विषय आ जाए जिसके बारे में आपको कम ज्ञान है, तो भी आपको धैर्य के साथ और आत्मविश्वास के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए, चाहे वो बातें कम ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में सामने वाले पर कम बोलने के बावजूद भी आपका प्रभाव उस पर दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। चलिए, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये तो मैंने बताई दी आपको, जोर देकर बोलें। यानी कि जिन बातों को आप दर्शकों को गंभीरता पूर्वक बल देकर बताना चाह रहे हो, उन विषयों पर जोर दें। आपका विषय है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। कारण क्या है? आपको इस विषय पर आशु भाषण देना है। तो आपको पता है कि इसका एक कारण है भारत में जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो शब्द है, इसको जोर देकर के बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार के जो मूल शब्द है उस पर जोर देकर के यदि आप बात करेंगे तो आपका विषय प्रभावशाली बन जाएगा। आगे देखिए, निष्कर्ष अवश्य दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप आशु भाषण दे रहे हैं तो उसका परिणाम बताना जरूरी है कि मैं आपको ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं और इसका ये परिणाम है, ऐसा होगा यदि ऐसा किया तो आपका निष्कर्ष का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूं, विषय व वाक्यों की जो भी विषय बोल रहे हैं उस विषय की या जो वाक्य प्रयोग कर रहे हैं वो वाक्य बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, पुनरावृत्ति उनकी नहीं होनी चाहिए, दोहरान नहीं होना चाहिए। यदि आप उस विषय के उन बिंदुओं को बार बार बता रहे हो तो दर्शक उस चीज से ऊब जाएंगे। आपका विषय चाहे संक्षिप्त ही क्यों न हो, पर बोलते समय आपको नए नए विचार और नए नए शब्दों के माध्यम से ही अपने विचार रखने की आवश्यकता है। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण विषय है जो मैंने आपको बता दिए। तो चलिए एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। समाचार वाचन के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है कि स्पष्ट उच्चारण हो, संक्षिप्त वाक्यों का चयन हो, गति का ध्यान रखें, विषय के अनुसार ही बोलना है, अनावश्यक भाव भंगिमा को बोलने से बचें और विषय ज्ञानवर्धक हो। तो ये समाचार वाचन, यदि आपको समाचार वाचन सीखना है तो कृपया आप टीवी के सामने बैठ करके आधा घंटा या 1 घंटा बैठ करके उनकी भाव भंगिमाओं को देखें कि किस प्रकार से अर्णव गोस्वामी है या बहुत सारे और जो एंकर हैं, सुनील चौधरी है, तो अलका है, उनके भावों को, उनके विचारों को सुने, देखेंगे तो आपको ज़्यादा अभ्यास होगा। तो समाचार पत्रों का वाचन आप टीवी से देख करके भी सीख सकते हैं। अब आप चित्र घटना का वर्णन के बारे में बात करते हैं तो क्रम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि घटना में क्रम का होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग या रुचिकर भाषा में बात करना जरूरी है। यदि आपने नॉर्मल भाषा में या बिना रुचि के बोलना प्रारंभ कर दिया तो सामने वाला जो दर्शक है वो भी उससे परेशान हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो छोटी मोटी बातें मैंने यहाँ पर बता दी। फिर हम साक्षात्कार पर गए। साक्षात्कार करते समय आत्मविश्वास का होना जरूरी है। शिष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है साक्षात्कार का। यदि आप विनम्र नहीं हैं, चाहे इंटरव्यू दे रहे हैं और चाहे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका साक्षात्कार अच्छा नहीं होने वाला। वो डिबेट हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। फिर अब कहानी की बात करते हैं, आशु भाषण की बात करते हैं। तो सारे बिंदु मैंने आपको क्रम के अनुसार समझा दिए हैं। तो चलिए इस वाले सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आपके साथ नए अध्याय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।